नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो हल्की बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में कुछ हद तक गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। आज सुबह हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस साल मानसून की रफ्तार धीमी है। इसका मतलब ये साफ है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश में मानसून के देर से पहुंचने के आसार हैं। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस साल मानसून की रफ्तार धीमी है और दिल्ली उत्तर प्रदेश में मानसून के देर से पहुंचने के आसार हैं। आमतौर पर मानसून दिल्ली में जून के अंतिम सप्ताह तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल इसमें देरी होने की आशंका भी जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओमशील, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है? क्या हालात हैं बारिश को लेकर? बीते रात भी बारिश हुई और आज दिन की बात करें तो दिन में भी बारिश हुई और अभी भी हो रही है बारिश। और जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर की तापमान तकरीबन 42 से 43 डिग्री तक जाती थी और अभी की तापमान की हम बात करें तो 36 से 37 डिग्री के इर्द गिर्द तापमान अभी है पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो ये जनता के लिए काफी राहत की बात है और उन्हें जो गर्मी थी, जो प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत मिली है खास तौर पर पंकज। बिल्कुल, लेकिन ओम, इस दौरान अगर बात की जाए मानसून की, क्योंकि ये भी आईएमडी ने ये भी अनुमान लगाया है कि इस बार मानसून बाकी साल के मुकाबले देरी से पहुंचेगा, खास करके उत्तर प्रदेश और दिल्ली की अगर बात की जाए तो। जरूर पंकज, आप देख रही होंगी आज तकरीबन 19 जून हो गया है और मानसून 18 जून तक नहीं आया था। तो मौसम विभाग का भी साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार मानसून धीरे से आएगा पूरे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। तो ये कहीं ना कहीं मौसम विज्ञान का भी जो अनुमान है वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करें जैसे आप बीते दिनों देखी होंगी गुजरात में जिस तरीके से बिपरजॉय का असर देखने को मिला, वहां से जो वो हवा उठी और जो तूफान था वो राजस्थान तक भी प्रस्थान किया। तो धीरे धीरे वो बॉर्डर पार करते हुए उसका कुछ असर हम यूं कह सकते हैं कि हमें दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला। बिल्कुल, यानी कि ओमशील, जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्या ये माना जाए कि विपरजॉय की वजह से ये बारिश हो रही है? अभी मानसून का कोई अता पता नहीं है। जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बताया कि जिस तरीके से राजस्थान को पहले महाराष्ट्र में रहा, फिर महाराष्ट्र के बाद गुजरात को टच करता है, गुजरात के बाद राजस्थान होते हुए जैसे दिल्ली एनसीआर में आ गया। और क्या कहते हैं, और बीते रात भी जिस तरीके से नोएडा में बारिश हुई और नोएडा से सटे इलाकों में, चाहे आप बंगेल की बात कर ले या फिर फरीदा तक में बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम और तापमान में जो बदलाव है, कहीं ना कहीं इसमें बिपरजॉय का भी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ओम, अगर बात की जाए तापमान में भले ही गिरावट दर्ज की गई है, थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। बात अगर बारिश की करें तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने दिन तक ये बारिश होगी अभी? पंकज, अगर बात करें उमस की तो वो उमस होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पिछले दिनों बढ़ रही थी और उसके बाद जो अभी बारिश हुई है तो स्वाभाविक सी बात है उमस होगी। अगर ये बारिश कंटिन्यू करती है 1-2 दिन तक, तो हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ के मौसम में बदलाव आएगा और उमस भी कम होगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम सवाल है कि अगर बारिश होती है तो आने वाले टाइम में उमस हमें कम देखने को मिलेगा और जो तापमान है उस पर गिरावट देखने को मिलेगी। और मानसून अगर आता है तो मानसून की शुरुआत भी हम कह सकते हैं इसको, अगर 1-2 दिन तक लगातार बारिश होती है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान में बिपरजॉय साइक्लोन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। गुजरात से सटे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जालोर में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए। हालांकि आज बाड़मेर में बारिश का दौर जो है वो थम गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और इसी के साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले रविवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से बाड़मेर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, सड़कें जलमग्न हो गई। तो वहीं अजमेर में भी भारी बारिश की वजह से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश का रिकॉर्ड भी इस दौरान दर्ज किया गया है।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर धार्मिक किताबों के प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर को एक बार फिर से साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। संस्कृति मंत्रालय ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने ये निर्णय लिया। इससे भी अहम खबर ये है कि गीता प्रेस ये सम्मान स्वीकार करेगी, हालांकि पुरस्कार के साथ मिलने वाली धनराशि नहीं लेगा। इससे पहले गीता प्रेस ने कोई पुरस्कार नहीं लिया है। गोरखपुर गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने कहा है कि हम लोग किसी भी तरह के आर्थिक सहायता या पुरस्कार नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी गीता प्रेस ने कभी भी कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया था। प्रबंधन ने जुड़े लोगों ने इस दौरान कहा कि हालांकि इस बार परंपरा को तोड़ते हुए सम्मान को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसके साथ मिलने वाले 1 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं ली जाएगी। उधर पीएम मोदी ने ट्वीट कर गीता प्रेस को बधाई दी है। पीएम ने लिखा कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन है उसको बढ़ाने के दिशा में पिछले 100 वर्षों में सराहनीय काम किया है। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर भारत सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इस मामले पर भी राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कार देने का विरोध किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसका कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी तुलना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने से की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने इस प्रेस को लेकर साल 2015 में एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी लिखी है, जिसमें उन्होंने महात्मा के साथ इस प्रेस के संबंध, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर चल रहे संघर्ष का जिक्र किया है। गीता प्रेस को पुरस्कार देने का फैसला वास्तव में एक उपहास और सावरकर गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गीता प्रेस की वजह से रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथ घर घर पहुँचे, इसलिए उसका समर्थन कांग्रेस कैसे कर सकती है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस विद्रोही साबित करते हुए कहा कि कांग्रेस को तो राम के नाम से ही चिढ़ है। गीता प्रेस को सम्मान देने पर जिस तरह जयराम रमेश ने निशाना साधा कि वो कांग्रेस की ओछी राजनीति को दिखाता है। कांग्रेस चुनावी राज्यों में मंदिर मंदिर जाते हैं, तो वहीं चुनाव खत्म होते ही हिंदू आस्था पर भी चोट करने से नहीं चूकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 20 जून से अमेरिका के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए अमेरिका पूरे तरीके से तैयार है। पीएम मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर होंगे। इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कब अमेरिका पहुंच रहे हैं और वहां वो किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के लिए उनका स्वागत करते हुए भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों ने संयुक्त राज्य वाशिंगटन में एकता रैली आयोजित की है। 22 जून को व्हाइट हाउस में भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधित्व स्तर पर द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर की मेजबानी भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा सहयोग का प्रश्न है, उसको एक सीमित दृष्टि से एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म के नज़रिए से देखने की बजाय उसका फ्रेमवर्क जिसमें हमें उसे देखना चाहिए वो ये है कि भारत यूएस के रक्षा सहयोग काफ़ी व्यापक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके कई महत्वपूर्ण भाग हैं। उस पूरे हर भाग को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नया भाग जिस पे हम काफ़ी
काफ़ी ज़ोर से केंद्रित हैं वो है कि किस प्रकार भारत तथा यूएस के रक्षा औद्योगिकी से जुड़े हुए जो कंपनीज हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अपना द्विपक्षीय सहयोग, अपना द्विपक्षीय सहकार्य बढ़ा सकते हैं। और इसी खबर पर मेरे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट जितेंद्र त्रिपाठी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी नमस्कार। जितेंद्र जी, जिस तरीके से 20 जून से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिरकार कितने मायनों में ये अहम होगा ये दौरा? देखिए, ये 3-4 बड़े बड़े बिंदुओं पर यह दौरा बहुत अहम होने वाला है। पहला ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एडवांटेजियस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाया जाएगा, और जिसका मतलब ये है कि भारत और अमेरिका कई और क्षेत्रों में और सहयोग के लिए राजी होंगे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में उम्मीद ये है कि 5 ऐसे डिफेंस डील होंगे जो कि भारत के लिए मेड इन भारत के नारे के तहत भारत में बनने के लिए ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे सबसे बड़ी बात होगी कि G414 इंजन, हम देखिए, हम बहुत पहले से फाइटर जेट बना रहे हैं, लेकिन हम ये इंजन जो है जी के ये बाहर से लाते हैं और हमारे पास अभी इसकी टेक्निकल नो हाउ नहीं आई है बनाने। तो उम्मीद ये है कि ये शायद हमें टेक्निकल नो हाउ के साथ मिले और यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो। इसके साथ ही साथ हम आर्मर्ड व्हीकल्स हमें मिलने की उम्मीद है, काफी एडवांस स्टेज पे बात चल रही। प्रीडेटर ड्रोन्स हमने कुछ तो लिए हैं, लेकिन कुछ हमारे 28 ड्रोन्स हमें और शायद मिलने वाले हैं। फिर M777 लाइट फाइटर गन ये हमें मिलेंगी। स्ट्राइकर जो कि इनका सबसे बढ़िया वो है, उसका कोऑपरेशन, उसका यहाँ पर मतलब ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात है। और 26 F-18 फाइटर जेट्स जो हमें मिलेंगे वो INS विक्रांत के साथ मिलेंगे। इससे बातचीत बड़े एडवांस स्टेज पे है। ये तो दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज हुई ट्रेड। अभी देखिए, अभी लेटेस्ट ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले वित्तीय वर्ष में चीन को पछाड़कर अमेरिका फिर से भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। और अब अमेरिका और भारत के बीच में 128 बिलियन डॉलर है, 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें से हम जो है वो 78 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और 50 अरब डॉलर इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। मतलब ये व्यापार हमारे हित में है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ चौथी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि भारत एक बार फिर से अमेरिका से इस बात पर विचार विमर्श करेगा कि यूक्रेन में हो रहे युद्ध को किस तरह खत्म किया जाए। आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा यूक्रेन के मामले पे नाटो के देशों का बहुत ही ज्यादा ये दबाव डालने की नीति रही है कि भारत रूस के साथ संबंध तोड़े, लेकिन भारत ने नहीं किया और भारत ने कहा कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक जो है इंडिपेंडेंस वो रखेंगे। बिल्कुल। तो उस पर भी बातचीत होगी कि उसको कैसे इस तरह से सहयोग वहाँ बढ़ाया जाए। और पांचवी चीज जिस पर बात होगी वो है चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को एशिया में कैसे कम किया जाए। भारत के कई मामलों पर जी जितेंद्र जी, अगर बात की जाए, क्योंकि आप भी बाहर रहे हैं, अगर मूल रूप से जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं, उनके बीच क्या कुछ संदेश जाता है? उनकी स्थिति किस तरीके से सुधार होता है बाकी देशों में जिस तरीके से जब दौरा होता है? देखिए, भारतीयों की मैं बता सकता हूँ कि आज के 20 साल पहले तक कम से कम ये था, या आज के 10 साल पहले तक, जब तक मैं सेवा में था, 9 साल पहले तक, तब तक ये था कि मेरे सेवा के अंत के कुछ वर्षों को छोड़ के इस शताब्दी के समझ लीजिए कि पहले 5 वर्षों तक ऐसी स्थिति थी कि बड़े बड़े विकसित देशों में भारतीयों को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता।
और भारती भी अपने को थोड़ा सा सहमते थे अपने को एक्सर्ट करने। लेकिन अब जो है, अब वर्तमान सरकार के प्रभावों से और ये प्रवासी भारतीय दिवस वगैरह पर भारतीयों को एक करने की भावना से जो ये है, उसका प्रभाव ये पड़ा है कि भारतीय भी अपने को वहाँ भारतीय करने में गर्व महसूस करते हैं और वो इस बात में और भी गौरवान्वित होते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बिल्कुल, को इतना सम्मान, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे से कहीं ना कहीं विदेशों में रह रहे लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर के बाद से ही पाकिस्तान इस दौरे को नाकाम करने में जुट गया है। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई साजिश रचने में जुट गई है। इसके लिए वो लगातार भारत विरोधी संगठनों के साथ बैठक कर साजिश रचने का काम कर रही है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका रवाना होंगे। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पीएम मोदी की यात्रा में खलल डालने में सक्रिय हो गई है। आईएसआई ने कई खालिस्तानी संगठनों के साथ की है बैठक में यात्रा के दौरान विरोध करने की साजिश रची गई। भारत के खिलाफ काम कर रहे कई समूहों के साथ की बैठक। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से आवभगत की तैयारी की गई है, उससे पाकिस्तान परेशान है। भारत की बढ़ती साख पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक टूल किट भी तैयार की गई है। इसी टूल किट में किस तरीके से भारत का विरोध करना है और किन किन जगहों पर धरना प्रदर्शन करना है, इसकी पहले से ही प्लानिंग बनाई गई है। विरोध प्रदर्शन वाले पोस्टर्स की तैयारी कर ली गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों का किया गया है चयन। लोगों को प्रदर्शन करने वाली जगह के लिए की गई है बसों की व्यवस्था। भारत विरोध की साजिश को अंजाम देने के लिए एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इस वेबसाइट के सभी लोगों से कहा गया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया जा सके। आईएसआई ने भारत के खिलाफ जो साजिश तैयार की है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान वो जिन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे, उन रास्तों पर प्रधानमंत्री मोदी के विरोध करने वाले पोस्टर लगाए जाने की तैयारी की गई है। दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख को खराब करने के लिए इससे पहले भी आईएसआई ने ऐसे ही साजिशों को अंजाम दिया था, जिसमें नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी हैशटैग को ट्रेंड किया गया था। भारत को इस तरह की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सक्रिय होना होगा और खास रणनीति बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बिहार के आरा जिले में टोल प्लाजा पर तैनात सुपरवाइजर बलवंत सिंह की हरियाणा के वांसरों ने जमकर पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। पिटाई को लेकर जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वांसरों पर आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सुपरवाइजर ने समर्थन किया था, जिसको लेकर उनकी पिटाई की गई। पिटाई होने के बाद उसे ट्रेन में बैठा दिया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पिता ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। एफआईआर की मांग को लेकर स्वजनों ने थाने में शव रखकर प्रदर्शन भी किया है। दरअसल सुपरवाइजर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के संसदीय क्षेत्र का रहने वाला था, जो बिहार के आरा जिले में टोल प्लाजा पर बतौर सुपरवाइजर का काम कर रहा था, जहां उसके साथ हरियाणा के भी कुछ लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा मिली क्लीन चिट पर चर्चा करने लगे और खुशी का इजहार करने लगे। तभी हरियाणा के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे ट्रेन में बैठाकर गोंडा भेज दिया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि संजीव सिंह मृतक परिवार से के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और साथ ही न्याय का भरोसा भी दिलाया। मेरा नाम सूर्यनारायण सिंह है, ग्राम मनकापुर, पोस्ट पहाड़ापुर, थाना कटरा बाजार। मेरा बेटा टोल प्लाजा में आरा में काम कर रहा था, नौकरी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बात की चर्चा होने पर कुछ बातें कहानी भई, उसी पर लड़के को मारने लगे और मारकर, लड़के का नाम बलवंत सिंह है,
उसको मारकर रेलवे गाड़ी पर बैठा दिए। वो मनिकापुर स्टेशन पर लड़खड़ाता उतरा। पुलिस वाले उनको जिला अस्पताल में मनिकापुर जैसा हम वीडियो देखे हैं उसमें मारते हुए पूछा जा रहा है कि गोंडा का और कौन है। हल्की सी ये बात उसमें आ रही है और जिस तरह परिवार वाले बता रहे हैं कि कारण ये रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है और ये बिहार सरकार की पूरी तरह से विफलता इस पर नजर आती है और इस पर कड़ी कार्रवाई बिहार सरकार करे, ये परिवार यहाँ से डिमांड। और जनपद गोंडा थाना कटरा बाजार का एक प्रकरण संज्ञान में आया कि बलवंत सिंह 35 वर्षीय युवक है जो बिहार प्रदेश में जनपद आरा के कुनरिया में जो एक टोल प्लाजा है वहाँ पर काम करता था। वो उसको किसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है, उसी का वीडियो है ये। इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है और ये उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है और मारपीट। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हजरतगंज कोतवाली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। किसान नेता पहुंचे हजरतगंज कोतवाली, फिल्म के डायलॉग को लेकर विरोध प्रदर्शन। हजरतगंज कोतवाली में फिल्म के निर्माता के खिलाफ दी गई है तहरीर। प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आदि पुरुष को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बता दें कि फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसी के साथ हजरतगंज कोतवाली में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आज हम लोग यहाँ पर विरोध स्वरूप आए हैं। यहाँ जो दर्शक यहाँ आए हैं उनसे हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि इस फिल्म को मत देखिए। ये पैसा जो आप ऐसी फिल्म पे खर्चा करते हैं, इस पैसे को आप पार्कों में बच्चों को ले जाएं, पत्नी को ले जाएं, घुमाइए फिराइए, खाना खिलाइए, लेकिन ऐसी फिल्म मत दिखाइए जिससे सनातन का अपमान होता है। तो कल मैंने प्रार्थना पत्र हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में दिया था कि इस फिल्म पे जो कलाकार है, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायलॉग जिन्होंने लिखे, मनोज मुदस्सिर, इन पे FIR दर्ज की जाए। आज दूसरे चरण में हिंदू महासभा आज नोटिस सिनेमा पे आई है। जिस प्रकार से पूरी फिल्म में फिल्म का फिल्मांकन, जिस प्रकार से जो कलाकारों का पहनावा है, जिस प्रकार से डायलॉग है घटिया, जिस प्रकार से वेशभूषा है, धर्म का लगातार इसमें अपमान किया गया। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।